गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मालूम है आप सब लोग बीकॉम थर्ड ईयर में आ चुके हैं, सेकेंड ईयर से प्रमोट हो चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बीकॉम थर्ड ईयर में आ चुके हैं। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग। डरिए मत, अकाउंट्स नहीं है, एडवांस अकाउंट्स है। डरने वाली बात तो है ही है, क्योंकि अकाउंट्स नहीं है, एडवांस अकाउंट है। ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे, समझ में आएगा। एडवांस अकाउंटिंग नेचुरल बात है, एडवांस अकाउंटिंग से थोड़ा सा टफ लेवल होता है। चलिए, आज अपन एडवांस अकाउंटिंग में एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रॉयल्टी। रॉयल्टी में से हर साल 20 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ये मान के चलिए रॉयल्टी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी को बोलते हैं हिंदी में अधिकार शुल्क। रॉयल्टी को बोलते हैं हिंदी में अपन अधिकार शुल्क। देखिए, आपकी कोई भी चीज है, कोई बिल्डिंग है, स्कूटर है, कार है, आपकी कोई भी चीज है, आपने उसको यूज करने के लिए किसी को दी। आपकी कोई भी चीज है, उसको यूज करने के लिए आपने किसी को दी, और उससे जो पैसा लिया आपने, वो कहलाता है रॉयल्टी। वो कहलाता है आपके लिए रॉयल्टी। आपकी कोई भी चीज है, उसको यूज करने के लिए आपने किसी और को दिया, और उससे जो आपने पैसा लिया कंसिडरेशन में, वो कहलाता है रॉयल्टी। आप समझ रहे होंगे कि रॉयल्टी और रेंट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है रॉयल्टी और रेंट में। रेंट टाइम बेसिस पे होता है। जैसे सपोज आपकी बिल्डिंग है, आपकी एक बिल्डिंग है, या आपकी एक फैक्ट्री है, या आपकी एक खान है, वो आपने किसी को किराए पे दी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उससे जो पैसा लिया आपने, वो कहलाता है रेंट। रेंट हमेशा टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है, वीक में, मंथ में, डेज में। रॉयल्टी जो है वो प्रोडक्शन बेसिस पे भी कैलकुलेट होती है और सेल बेसिस पे भी कैलकुलेट की जाती है। रॉयल्टी जो है प्रोडक्शन बेसिस पे भी होती है और सेल बेसिस पे भी कैलकुलेट की जाती है। रेंट टाइम बेसिस पे होता है, रॉयल्टी प्रोडक्शन और सेल बेसिस पे होती है। दूसरा डिफरेंस, रेंट अपने को वहीं से मिलता है जो अपनी टेंजिबल असेट्स है। रेंट वहीं से जनरेट होता है जो अपनी टेंजिबल असेट्स है, और रॉयल्टी टेंजिबल असेट्स हो या इनटेंजिबल असेट्स हो, दोनों ही असेट्स से अपने को रॉयल्टी जनरेट हो सकती है। तो रॉयल्टी मिलने के 2 मोड हैं, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। रेंट मिलने का एक ही मोड है, कौन सा? टेंजिबल असेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आप यहां देख रहे होंगे पीडीएफ के अंदर रॉयल्टी 3 तरह की होती है। रॉयल्टी 3 तरह की होती है। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माइनिंग रॉयल्टी, खदान रॉयल्टी, और दूसरी पेटेंट रॉयल्टी, और तीसरी कॉपीराइट रॉयल्टी। मतलब इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला माइनिंग रॉयल्टी, दूसरी पेटेंट रॉयल्टी, और तीसरी कॉपीराइट रॉयल्टी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाला पार्ट है? पहला वाला पार्ट। चलिए थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर ले पहले इन तीनों के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉपीराइट की। कोई भी एक बुक है, कोई भी एक किताब है, जिसको लिखता कौन है? ऑथर, लेखक। मान लीजिए कोई लेखक है मिस्टर विजय, उन्होंने एक किताब लिखी। नेचुरल बात है, किताब लिखने के बाद में मार्केट में क्या होगी? वो इशू की जाएगी, पब्लिश की जाएगी। अगर मिस्टर विजय ने किताब लिखी तो उसको छापने का, उसको प्रिंट करने का, उसको सेल करने का राइट किसी को दे दिया, और उससे जो पैसा लिया उसको बोलते हैं अपन कॉपीराइट रॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, सपोज मैंने क्या किया, मैंने किताब लिखी एडवांस अकाउंटिंग पर। किताब लिखने के बाद में मैंने क्या किया, रमेश बुक डिपो को, जो एक पब्लिकेशन हाउस है, मैंने किताब लिखी और रमेश बुक डिपो को सेल करने के लिए मैंने उसको राइट दे दिए। तो रमेश बुक डिपो मुझे क्या देगा? रॉयल्टी। दैट इज कॉपीराइट रॉयल्टी। नेक्स्ट एक होती है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट का मतलब क्या हुआ? मैंने कोई आविष्कार किया, सपोज सेफ्टी लॉक, या कोई टेक्निक, मैंने कोई इवेंट किया, कोई आविष्कार किया, और उसका प्रोडक्शन और सेल करने का राइट किसी को दे दिया, और उससे मैंने क्या लिया?
कुछ पैसा लिया प्रोडक्शन बेसिस पे या सेल बेसिस पे, डेट इज पेटेंट रॉयल्टी। और जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है माइनिंग रॉयल्टी, उस पे आते हैं। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, और बुक में लगभग ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। चलिए सर, मेरी एक क्या है, खान है, ये मेरी एक खान है, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये मेरी एक कोयले की खान है, इसमें कोयला भरा हुआ है, मैं इसका मालिक हूं। हाँ, ये मेरी कोयले की खान है, इसमें कोयला भरा हुआ है, इसमें से कोयला कैसे निकालूं और कैसे बेचूं, ये मुझे नहीं आता। हाँ, मेरे पास में खुद की एक कोयले की खान है, इसमें से कोयला कैसे निकालूं और कैसे बेचूं, ये टेक्निक मुझे नहीं आती। एक दूसरा बंदा है मिस्टर अजय, उसके पास में कोयले की खान नहीं है, बट उसके पास में प्रॉपर मशीनरी, मैन पावर है, जिससे वो कोयले की खान में से कोयला निकाल सकता है और बेच सकता है। देखिए डिफरेंस हुआ, मेरे पास तो कोयले की खान है, बट मेरे पास में कोयला निकालने की टेक्निक और कोयले को बेचने की टेक्निक नहीं है। जबकि मिस्टर अजय के पास में कोयला निकालने की टेक्निक और बेचने की टेक्निक है, बट उसके पास में कोयले की खान नहीं है। तो हम दोनों अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। सपोज हम दोनों ने मिलके हाथ मिला लिया, हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। पार्टनरशिप किस तरह की, मैंने बोला तुम मेरे कोयले की खान में से कोयला निकालो और बेचो, जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी प्रोडक्शन होगा या जो भी सेल होगी, उसमें अपन दोनों शेयरिंग कर लेंगे। इस तरह से एक पार्टनरशिप की जाती है दो मेंबर के बीच में। यहां मेरे और अजय के बीच में पार्टनरशिप क्या हुई, सपोज एग्रीमेंट क्या हुआ, वो जितना भी कोयला निकालेगा पर टन के हिसाब से मुझे वो क्या देगा, 10 रुपए। जितना भी कोयला निकालेगा अजय, मुझे पर टन के हिसाब से क्या देगा, 10 रुपए। ये हमारे बीच में तय हो गया। मान लो सपोज अजय ने कोयला निकाला 10,000 टन, सपोज अजय ने कोयला निकाला 10,000 टन, तो मुझे 10 रुपए के हिसाब से वो मुझे पेमेंट करेगा 1 लाख रुपए। अब अजय इस कोयले को किस रेट में बेचेगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने क्या किया, प्रोडक्शन बेसिस पे उससे क्या ले ली, रॉयल्टी ले ली। अगले साल अजय ने क्या किया, 15,000 टन कोयला निकाला, 10 रुपए के हिसाब से मैंने उससे रॉयल्टी ले ली 1,50,000। उसके अगले साल अजय ने 20,000 टन कोयला निकाला, 10 रुपए के हिसाब से मैंने उससे रॉयल्टी ले ली 2 लाख रुपए। उसके नेक्स्ट ईयर अजय ने कोयला निकाला ही नहीं, क्या मुझे रॉयल्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब उसने प्रोडक्शन किया ही नहीं तो मुझे रॉयल्टी क्यों मिलेगी। उसके नेक्स्ट ईयर उसने कोयला निकाला ही नहीं, क्या मुझे रॉयल्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी। अजय ने 3 साल के बाद में कोयला निकालना ही बंद कर दिया, मैं तो फंस गया, क्योंकि जब उसने प्रोडक्शन किया ही नहीं तो मुझे रॉयल्टी क्यों मिलेगी। तो यहां मैं तो हुआ लैंडलॉर्ड, क्योंकि ये खान मेरी है, और वो एक तरीके से हुआ टेनेंट। मैं लैंडलॉर्ड हूं और वो टेनेंट है। तो उसने क्या किया, मुझसे एग्रीमेंट किया कि प्रोडक्शन बेसिस पे मुझे क्या देगा, रॉयल्टी, और 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया। उसने प्रोडक्शन किया ही नहीं तो मुझे रॉयल्टी मिलेगी नहीं। तो यहां टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में एक एग्रीमेंट और भी होता है कि अजय प्रोडक्शन करे या ना करे, मुझे हर साल 50,000 रुपीज मिलना चाहिए। अजय प्रोडक्शन करे या ना करे, अजय मुझे कम से कम 50,000 रुपए तो देगा ही देगा। इस वर्ड को अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट। क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट का मतलब क्या हुआ, टेनेंट जो है वो प्रोडक्शन करे ना करे, एक सर्टेन अमाउंट लैंडलॉर्ड को देगा ही देगा। इसको बोलते हैं अपन मिनिमम रेंट। क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट। और प्रोडक्शन बेसिस पे जो रॉयल्टी कैलकुलेट होती है, प्रोडक्शन बेसिस पे जो रॉयल्टी कैलकुलेट होती है उसको बोलते हैं अपन एक्चुअल रॉयल्टी। प्रोडक्शन बेसिस पे जो रॉयल्टी कैलकुलेट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्चुअल रॉयल्टी। तो ये 2 टेक्निकल वर्ड अपन ने सीखे अभी, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी।
सर एक बात ध्यान रखिए, हाँ, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी, हाँ, अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है, मिनिमम रेंट ज्यादा है किससे? एक्चुअल रॉयल्टी से। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है एक्चुअल रॉयल्टी से, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी को नुकसान हो गया, उसको बोला जाएगा शॉर्ट वर्किंग। क्यों? थोड़ा सा अपन देखते हैं, समझते हैं इसको एक बार। सपोज उसने प्रोडक्शन किया 4000 टन। अजय ने कितना प्रोडक्शन किया? 4000 टन। रॉयल्टी कितनी है? 10 रुपए पर टन के हिसाब से 40,000। इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्चुअल रॉयल्टी। अगर एक्चुअल रॉयल्टी कम है, अगर एक्चुअल रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो अजय मुझे कितना देगा? 50,000 रुपीज, क्योंकि 50,000 तो उसको देना ही देना है। तो अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो इनका जो डिफरेंस है उसको बोला जाएगा शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलेंगे? शॉर्ट वर्किंग। यानी अजय ने प्रोडक्शन कम किया, शॉर्ट वर्किंग, यानी उसकी वर्किंग क्या थी? शॉर्ट थी। इसकी उल्टी बात करें अपन, सपोज अजय ने प्रोडक्शन किया 6000 टन, 10 रुपए रॉयल्टी के हिसाब से कितनी रॉयल्टी हो गई? 60,000। अगर एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, तो अजय मुझे कितना देगा? एक्चुअल रॉयल्टी। यानी उसने क्या कर लिया? एक्सेस वर्किंग। यानी उसको एटलीस्ट 50,000 की वर्किंग करनी चाहिए, उसने वर्किंग कितनी कर ली? 60,000। तो जो मुझे वो पैसा एक्स्ट्रा देगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सेस वर्किंग। तो यहां एक तो एक्चुअल रॉयल्टी वर्ड आता है, एक आता है मिनिमम रेंट, एक आता है शॉर्ट वर्किंग, एक आता है एक्सेस वर्किंग। ये कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जिससे अपन एक क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। हाँ, ये क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 है अपनी बुक का। बुक मतलब आरबीडी पब्लिकेशन। बीकॉम में सबसे बेस्ट बुक आती है आरबीडी पब्लिकेशन, उसका ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जो अपन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहां ध्यान से देखेंगे अपन, तो ये टेबल अपने को दिख रही है यहां पर टेबल, ठीक है। उस टेबल की बात करें तो उसमें 3 साल की बात हो रही है, 2018, 2019 और 20। यहां अपने को एक्चुअल रॉयल्टी दे रखी है 50,000, 90,000 और 80,000। ये पूरी टेबल है, इसको अपन ध्यान से देख सकते हैं अपन। तो यहां सबसे पहले अपन सीखेंगे टेनेंट की बुक्स में एंट्री। टेनेंट कौन हुआ? जिसने मुझसे खान किराए पे ली है, तो अपन टेनेंट की बुक्स में एंट्री सीखेंगे। तो यहां अपन सबसे पहले 2018 की बात कर रहे हैं। तो 2018 में देखिए उस टेबल के अंदर रॉयल्टी कितनी है? 50,000 और शॉर्ट वर्किंग कितनी है? 30,000। तो यहां सबसे पहले 31 मार्च 2018 को हमेशा रॉयल्टी वाले चैप्टर में एंट्रीज कब होती हैं? एंड ऑफ द ईयर। यहां पर इस पूरे चैप्टर में एंट्रीज कब होती है? हमेशा एंड ऑफ द ईयर। ध्यान रखिए एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं अपन? इन द बुक्स ऑफ टेनेंट, किराएदार की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। आप सोच रहे होंगे रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को डेबिट क्यों किया? क्योंकि टेनेंट के लिए रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों ही एक्सपेंडिचर हैं। टेनेंट के लिए रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों ही एक्सपेंडिचर हैं। नेचुरल बात है, एक्सपेंडिचर हैं तो उनको डेबिट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट होते हैं और जितने भी इनकम्स होती हैं वो क्या होती है? क्रेडिट। तो एक्सपेंडिचर है तो डेबिट कर देंगे। ये किसको देंगे अपन? लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड को अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इस टेबल में आप लोग देख रहे हैं रॉयल्टी का अमाउंट कितना है? 50,000। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना है? 30,000। और टोटल कितना अमाउंट हो गया? 80,000। हाँ, तो
एंट्री क्या बनी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ये अपन ने क्या किया, रॉयल्टी को ड्यू किया है सर। ड्यू करने के बाद में रॉयल्टी का क्या होगा, पेमेंट होगा। आइए देखते हैं, सेम डेट को पेमेंट कीजिए। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिस वैल्यू से आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया है, जिस वैल्यू से आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया है, उसी वैल्यू से लैंडलॉर्ड क्या होगा, डेबिट होगा। उसी वैल्यू से लैंडलॉर्ड क्या होगा, डेबिट होगा। तो पता है पहली एंट्री किस चीज की है, पहली एंट्री है रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को बुक्स में रिकॉर्ड करने की या ड्यू करने की, और सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की। और थर्ड एंट्री इस तरह से होगी कि ये जो रॉयल्टी है ये अपने लिए एक्सपेंडिचर है, इस रॉयल्टी को P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी का बैलेंस कौन सा है, डेबिट। रॉयल्टी का बैलेंस कौन सा है, डेबिट। तो इसको क्रेडिट करके अपन ने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, अपलिखित कर दिया। कितना अमाउंट, 50,000। सर पहले साल फर्स्ट ईयर कितनी एंट्री पास करेंगे अपन, 3 एंट्री पास करेंगे, रॉयल्टी को ड्यू करने की, रॉयल्टी का पेमेंट करने की, और एंड ऑफ द ईयर रॉयल्टी जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया अपन ने, ट्रांसफर कर दिया। केवल 3 एंट्रीज होती हैं इस पूरे चैप्टर में, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता रहता है। ये फर्स्ट ईयर की एंट्रीज क्या हैं, कंप्लीट हैं। अब मैं सेकंड ईयर पे स्विच कर रहा हूं, देखिए आप लोग। हाँ, सेकेंड ईयर में डेट क्या लिखूंगा मैं, 31 मार्च 2019। आपके सामने टेबल है, आपके सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। रॉयल्टी का अमाउंट कितना है सर, 90,000। रॉयल्टी का अमाउंट कितना है, 90,000 रुपीज। चलिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी का अमाउंट कितना है, 90,000। हाँ, ये मैंने क्या किया, रॉयल्टी को बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर शॉर्ट वर्किंग क्यों नहीं आया, क्योंकि मिनिमम रेंट कितना था, 80,000। मिनिमम रेंट से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग आएगी नहीं। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जब अपन पेमेंट करेंगे अपन किस चीज का, रॉयल्टी का, तब देखिएगा आप लोग, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक किया जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक किया जाएगा। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरह से अपन पेमेंट करेंगे। लैंडलॉर्ड में कितना अमाउंट आएगा, 90,000। हाँ, क्यों, जिस वैल्यू से आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया है, जिस वैल्यू से आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया है, उसी वैल्यू से लैंडलॉर्ड क्या होगा, डेबिट होगा। हाँ, आपको ध्यान है लास्ट ईयर क्या थी अपने पास में, शॉर्ट वर्किंग। लास्ट ईयर क्या थी अपने पास में, शॉर्ट वर्किंग कितनी थी, 20,000। उसमें से 10,000 रुपए यहां पर क्या होगी, राइट ऑफ की जाएगी। और वेंडर को पेमेंट कितना होगा, हाँ, पेमेंट कितना होगा लैंडलॉर्ड को, 80,000 रुपए। सर यहां ध्यान रखिएगा, जो मिनिमम रेंट है कितना है, 80,000। एटलीस्ट उतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। यहां रॉयल्टी कितनी जनरेट हुई थी, 90,000 रुपीज। लास्ट ईयर जो शॉर्ट वर्किंग थी, उससे अपन ने क्या किया, ये जो प्रॉफिट हुआ उससे राइट ऑफ कर लिया। कहने का मतलब है इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, 90,000 रुपए का। उसमें से 80,000 का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्या अपना मिनिमम रेंट। बाकी जो 10,000 रुपए एक्सेस है उससे अपन ने क्या किया, शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर लिया। तो पहली एंट्री किस चीज की है, हाँ, रॉयल्टी को ड्यू करने की, और दूसरी एंट्री किस चीज की है, रॉयल्टी का पेमेंट करने की। वही डेट अपनी
31 मार्च 2019 सेम डेट। यहाँ क्या करेंगे अपन, वही रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। कितना? 90,000। रीजन, रॉयल्टी का बैलेंस कितना है? 90,000। तो 90,000 से क्रेडिट करके उसको राइट ऑफ कर दिया। रॉयल्टी डेबिट था, उसको क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया। अगर आपने गौर किया हो तो लास्ट ईयर 30,000 रुपीज़ की शॉर्ट वर्किंग थी। लास्ट ईयर 30,000 रुपीज़ की शॉर्ट वर्किंग थी, उसमें से 10,000 रुपये तो यहाँ पर क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। बाकी जो 20,000 रुपये बचता है उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और इस तरह से यहाँ क्या आ जाएगा? 1,10,000। हाँ सर, इसको तो बोलते हैं रिक्यूब्ड करना। क्या बोलते हैं? रिक्यूब करना। अगर आपके पास में एक्सेस वर्किंग है, अगर आपके पास में एक्सेस वर्किंग है तो आप शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सेस वर्किंग क्या थी? 10,000। यहाँ एक्सेस वर्किंग क्या थी? 10,000। तो अपन ने 10,000 रुपए तक की शॉर्ट वर्किंग क्या कर ली? रिक्यूब कर ली। लास्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना था? 30,000। उसमें से 10,000 रुपए क्या हो गई? रिक्यूब। बाकी जो बच गई 20,000 वो क्या हो जाएगी? अनरिक्यूब्ड। अनरिक्यूब करने का मतलब क्या हुआ? P&L अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर करना। ध्यान दीजिएगा, 30,000 रुपए क्या थी लास्ट ईयर? शॉर्ट वर्किंग। उसमें से 10,000 रुपए क्या हो गई? रिक्यूब्ड, और 20,000 रुपए क्या हो गई? अनरिक्यूब्ड। जो सेकंड एंट्री में लिखा जाता है उसको बोलते हैं रिक्यूब्ड, और जो थर्ड में लिखा जाता है उसको बोलते हैं अनरिक्यूब्ड। ये बात ध्यान रखना, जितनी एक्सेस वर्किंग हो, जितनी एक्सेस वर्किंग हो उतने ही अमाउंट तक अपन क्या कर सकते हैं? रिक्यूब कर सकते हैं। तो 2018 कंप्लीट है, 2019 कंप्लीट है। अब लास्ट ईयर पे आ जाते हैं अपन। चलिए देखते हैं लास्ट ईयर को। देखिए लास्ट ईयर 31 मार्च 2020 रॉयल्टी कितनी है अपनी? एग्जैक्टली 80,000। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सर यहां ना तो कोई अपने पास में एक्सेस वर्किंग है ना शॉर्ट वर्किंग है। क्यों? मिनिमम रेंट कितना है? 80,000, और रॉयल्टी भी कितनी है? 80,000। ना तो एक्सेस वर्किंग है ना शॉर्ट वर्किंग है। इसी डेट को लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दीजिए। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिस वैल्यू से लैंडलॉर्ड क्रेडिट हुआ है उसी वैल्यू से डेबिट करके उसका पेमेंट कर दीजिए। और बिल्कुल एंड में रॉयल्टी को P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, दैट इज 80,000। इस तरीके से टेनेंट की बुक्स में एंट्रीज की जाती हैं, दैट इज इन द बुक्स ऑफ टेनेंट। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आगे वाले जो वीडियो हैं वो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। मेरे पास में रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं और लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और आगे वीडियो लीजिए। ओके एंड थैंक यू।